हेलो बच्चों, मैं राजश्री। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 1757 से 1857 के काल में जो भारतवर्ष में जो किसान आंदोलन हुए उनके कारण हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो प्रमुख रूप से जो आंदोलन हुए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो आपका टॉपिक है ये आपका आधुनिक भारत का इतिहास पेपर 5 में ये अपन पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपके जो नेट का पेपर है उसमें भी ये बहुत उपयोगी है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख रूप से विद्रोह हुए। तो इसके अंदर जो प्रमुख रूप से जो नाम उभर के आता है वो है आपका फतेह शाही का विद्रोह। जो फतेह शाही का विद्रोह है ये आपका बिहार में हुआ और 1775 के लगभग ये आपका आंदोलन फूटा। इसमें जो प्रमुख जो उसके नेतृत्व करता थे वो कौन थे? फतेह शाह थे। बिहार में अंग्रेजों को अपनी सत्ता स्थापित करने में कई प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा था और इनमें विरोधी जो तत्व थे उनमें सबसे प्रमुख जो थे वो थे स्थानीय जमींदार। इन्होंने अंग्रेजों का बहुत अधिक मात्रा में क्या किया? विरोध किया। और जो इसका जो नेतृत्व करता था फतेह शाह, वो बिहार के सारण जिले में ये विद्रोह उन्होंने सर्वप्रथम शुरू किया। इसके अलावा यूपी के भी बहुत सारे केंद्रों में ये विद्रोह फैल गया। उनके विरोध का जो कारण था वो था कि जो 19वीं शताब्दी में जो सरकारों ने, ब्रिटिश सरकार ने जो नीतियां लागू की थी भू राजस्व की, उससे जमींदारों को क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। फतेह शाही का प्रभाव ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बाहर गोरखपुर तक फैल गया था। उन्होंने बगावत का झंडा तब उठाया जब कंपनी ने उनसे भू राजस्व का बकाया वसूलने की कोशिश की। पटना से सेना बुलाने पर ही इन्हें परास्त किया जा सका। इसके बाद में गोरखपुर के जंगलों में कौन भाग गए? ये इनके समर्थक भाग गए और वहीं से बार बार अंग्रेजों की सरकार की कंपनी पर ये लोग धावा बोलते रहे, उन्हें परेशान करते रहे। 1772 में जो ये फतेह शाह था उन्होंने हुसैनपुर पर चढ़ाई कर दी और कंपनी के द्वारा नियुक्त राजस्व के ठेकेदार गोविंद राम की हत्या कर दी। हारकर कंपनी ने इनसे समझौता कर लिया और वे हुसैनपुर वापस आ गए, लेकिन 2 महीनों में ही समझौते की शर्तों की अवहेलना कर वे गोरखपुर में अपने छिपने के स्थान पर चले गए। हुसैनपुर क्योंकि जमींदारों पर अंग्रेजों ने उनके एक निकट संबंधी वसंत शाह को स्थापित कर दिया, किंतु 1775 के मध्य जो ये फिर फतेह शाह थे इन्होंने सारण पर धावा बोलकर वसंत शाही को मार दिया। अपनी लगातार सफलता और अंग्रेजों की ओर से बढ़ते असंतोष से फतेह शाह ने 1777 में बड़ा गांव के सैनिक अड्डे पर चढ़ाई कर दी, जो उनके विद्रोह को दबाने के लिए बनाया गया था। सैनिक अड्डे पर कब्जा करने के बाद उन्होंने हुसैन के किले पर अधिकार कर लिया और उसके पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया और घोषणा की कि मालगुजारी वसूलने का अधिकार उनका न्यायोचित अधिकार है। ठीक है। ठेकेदार उनके आतंक से भयभीत होकर मालगुजारी का 1/4 भाग उन्हें देने लगे। 1781 में फतेह शाह जो थे वो गोरखपुर और सारण के अन्य जमींदारों के सहयोग से 12,000 की सेना इन्होंने इकट्ठी कर ली। अंग्रेजों से भिड़ गए। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया, किंतु उनके समर्थकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि जो सारण जिले का जो एक व्यक्ति था वो किससे प्रभावित था? वो फतेह शाह से प्रभावित था। 1781 की पराजय के बाद वे सारण पर चढ़ाई करने का साहस फिर नहीं जुटा पाए, किंतु उनके छोटे भाई जो थे वो छोटे मोटे जो उनके छापे थे वो 1785 तक चलते रहे और उनका जो अंतिम जो धावा था वो 1795 में चंपारण पर हुआ। ठीक है। जीवन के अंतिम दिनों में वो लूटपाट छोड़कर क्या हो गए? वो फकीर बन गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो जमींदार थे, जैसे उनके अधिकारों में जो कटौती की गई तो उन्होंने स्थानीय जनता का समर्थन लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया? विद्रोह शुरू किया। अगला जो इस कड़ी में आपका विद्रोह आता है वो आपका है बिशनपुर का विद्रोह 1789। 1769-70 में ये इलाका भीषण अकाल की चपेट में आ गया और यहाँ कृषि उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ, परंतु इस स्थिति में भी अंग्रेजी शासन ने भूमि कर बढ़ा दिया। जब बिशनपुर का राजा निर्धारित भूमि कर अदा करने में असमर्थ हो गया तब उसकी जागीर जब्त करने की धमकी दी गई। फलस्वरूप राजा ने विद्रोह किया और स्थानीय किसानों ने उसका समर्थन किया।
वहाँ पर नियुक्त अंग्रेज कलेक्टर हैसल रीज इस स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने में असमर्थ रहा। स्थिति पर काबू पाने के लिए किटिंग के अधीन एक सेना भेजी गई, परंतु उसके पहुंचने से पहले ही किसानों ने उत्पादन के प्रमुख केंद्रों पर हमला कर दिया। इससे सब कुछ तहस नहस हो गया, किंतु उसके बाद अंग्रेजों ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया। क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं 1769-70 की, तो हम देखते हैं कि इस काल में जो किसानों की स्थिति बहुत अधिक दयनीय थी और जो अंग्रेज थे प्रबल बलशाली हो रखे थे, तो जो बेचारे किसान थे वो विद्रोह तो करते थे, लेकिन जल्दी से ही उन किसानों के विद्रोह को दबा दिया जाता था, क्योंकि वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होते थे। अगला जो आपका विद्रोह आता है वो है भूमिज विद्रोह 1832-33। गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह वीरभूम और जंगल महाल में 26 अप्रैल 1832 को शुरू हुआ। इसके पीछे के जो प्रमुख कारण थे वो था अंग्रेजों द्वारा स्थापित पुलिस व्यवस्था। इसके अंतर्गत स्थानीय जमींदारों को भूमि कर एकत्र करने के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी सौंपे गए थे। अपने अधिकारों में वृद्धि करते हुए ये जमींदार किसानों का बहुत अधिक मात्रा में शोषण करने लगे। विद्रोह की शुरुआत वीरभूम के जमींदार माधव राय की हत्या से हुई। 1 मई 1832 को गंगा नारायण सिंह ने अपने साथियों के साथ स्थानीय मुंसिफ की कचहरी पर हमला कर दिया और स्थानीय बाजार को लूट लिया। इस क्षेत्र का मजिस्ट्रेट और कलेक्टर इस विद्रोह को दबाने की स्थिति में नहीं थे। विद्रोही ने 14 मई को उसके कैंप को भी घेर लिया। इस स्थिति का वर्णन करते हुए इंडिया गजट ने 19 मई 1832 में लिखा कि गंगा नारायण और उसके साथी नगाड़े बजाते हुए कैंप की ओर बढ़े। उनके पास भाले, तलवारें, तीर कमान और दूसरे हथियार थे। अंग्रेज सैनिकों और विद्रोहियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में अनेक विद्रोही घायल हो गए, परंतु उन्होंने लेफ्टिनेंट मैकडॉनल्ड को घायल कर दिया। इस बीच गंगा नारायण सिंह ने दूसरे जमींदारों के साथ संबंध स्थापित किया। रसेल ने ये घोषणा की कि विद्रोह के पीछे हटने वालों को माफ़ कर दिया जाएगा, परंतु इस स्थिति का कोई लाभ नहीं हुआ। स्थिति पर काबू पाने के लिए एक अंग्रेज सेना भेजी गई, जिसमें अनेक गांवों को नष्ट कर दिया, परंतु गंगा नारायण सिंह का गांव बच गया। अंग्रेजों ने इस असफलता ने किसानों में ये विश्वास पैदा कर दिया कि गंगा नारायण सिंह देवी काली का हाथ है और वह स्वयं काल के अवतार हैं। सेना ने जब इस विद्रोह को फिर से दबाने की चेष्टा की, तब इस क्षेत्र में पश्चिमी भाग में रघुनाथ सिंह के नेतृत्व में पुनः विद्रोह प्रारंभ हो गया। फिर अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए एक बड़ी और सशक्त सेना भेजी, जो इस विद्रोह को दबाने में सफल रही। तो हम देखते हैं कि यद्यपि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन किसानों ने अपने जो मांगों को उठाया और सरकार के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शन किया। अगला जो महत्वपूर्ण विद्रोह आता है वो है मालाबार क्षेत्र का मोपला विद्रोह। इसकी शुरुआत 1836 के बाद मालाबार क्षेत्र में हुई और इसके अंतर्गत अनेक विद्रोह हुए, जो 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक जारी रहे। इस विद्रोह की मूलभूत विशेषता यह थी कि शोषकों व शोषितों के धर्मों में अंतर था। हिंदू महाजनों और जमींदारों की हत्या की गई। मुसलमान कृषकों द्वारा अंग्रेजी प्रशासन ने मालाबार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू जमींदारों के भूमि संबंधी अधिकार बहुत अधिक बढ़ गए थे और उन्होंने अपनी इच्छानुसार मोपला किसानों को भूमि से बेदखल करना शुरू कर दिया। इस्लाम को मानने वाले मोपला किसानों ने जब शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई, तब उनकी मान्यताओं पर मुस्लिम धार्मिक नेताओं का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ चुका था। उदाहरण के लिए ये माना गया कि भूमि के बेदखल करने वाले जेकी की हत्या इस्लाम धर्म के अनुसार सही थी और ऐसा करने वालों को जन्नत नसीब होगी। मोपला किसान मुख्य रूप से सैयद अली और उसके पुत्र सैयद फजल के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हो गए। मोपला विद्रोह 1836 से 40 के बीच बहुत व्यापक हो गया। इस काल के दौरान 18 बार जैमनियों पर हमले किए गए और उनकी हत्याएं की गई। इन हमलों में हिस्सा लेने वाले किसान अपने मालिकों की हत्या करने का प्रण लेते थे, अपनी पत्नियों को तलाक देकर सफ़ेद वस्त्र पहन लेते थे और हत्या करने के बाद उन्होंने स्वयं को बचाने का कभी प्रयास नहीं किया।
पुलिस का सामना करते हुए वह सहर्ष ही मृत्यु को स्वीकार कर लेते थे। तो हम देखते हैं कि जो मोपला जो सरदार थे या मोपला जो किसान थे, उनमें विद्रोह की भावना कितनी व्यापक हो गई थी। अगला जो आंदोलन आपका आता है वह है वहाबी आंदोलन, जो 1831 में हुआ। ये टीटू मीर के द्वारा शुरू किया गया। इनका वास्तविक नाम मीर निसार अली था। वे धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। मक्का में वो प्रसिद्ध वहाबी प्रचारक सैयद अहमद के संपर्क में थे। भारत वापस लौटने के पश्चात उन्होंने धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया और शीघ्र ही उनके अनेक अनुयायी बन गए। इनके अनुयायी अधिकतर मुस्लिम किसान और कौन थे? जुलाहे थे। बक्सर के संयुक्त मजिस्ट्रेट ने इस धार्मिक विचारों का वर्णन करते हुए लिखा है कि ये सभी सैयद अहमद के विचारों से प्रभावित थे और इनका उद्देश्य अंधविश्वासी मान्यताओं को त्यागते हुए इस्लाम धर्म के मूल रूप को पूजना था। इन व्यक्तियों में असंतोष का कारण प्रमुख रूप से जो था वो था आर्थिक, किंतु जमींदारों ने उन पर भूमि कर के अलावा अनेक कर लागू किए थे। इनमें से एक कर था दाढ़ी बढ़ाने पर लगाया हुआ कर। सरकारी रिपोर्टों में ये बताया गया टीटू मीर के अनुयायी अपनी लंबी दाढ़ियों से ही पहचाने जाते थे। ऐसी स्थिति में जब उन पर दाढ़ी पर कर लगाया तो उनमें असंतोष अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया और उन्होंने विद्रोह शुरू किया। 27 जून 1831 को बरासार के संयुक्त मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिली कि पूर्वा के जमींदार किशन देव राय ने दाढ़ी रखने वाले रैयतों पर कर लगा दिया। जब रैयतों ने इसका विरोध किया तो उसने अपनी साथियों की सहायता से मस्जिदों को आग लगा दी और पुलिस दरोगा के साथ साठगांठ करके किसानों पर यह सब करने का आरोप लगाया और टीटू मीर तथा उसके एक फ्रेंड को डकैती का भी आरोप लगाया। जमींदारों ने किसानों को मारा पीटा और ज़बरदस्ती उनसे क्या किया? कर वसूल किया। न्याय प्राप्त करने के लिए किसान कलकत्ता पहुंचे, परंतु कमिश्नर की अनुपस्थिति में उन्हें निराश और उत्तेजित कर दिया। तब उन्होंने स्वयं कार्यवाही करने का फैसला किया। टीटू मीर और उनके साथियों ने जमींदार का कत्ल करके उसके रक्त से मंदिर को अपवित्र किया। उसके बाद लूटपाट और तबाही मचा दी। अंग्रेज फौजियों ने भी इस विद्रोह का दमन हिंसात्मक तरीके से ही किया। अगला जो महत्वपूर्ण और अंतिम आपका विद्रोह आता है इस काल का, वो होता है फैराजी विद्रोह। फैराजी आंदोलन का सूत्रपात शरीयत उल्लाह ने बंगाल के ढाका और फरीदपुर जिलों में किया था। भूमि कर व्यवस्था से शोषित मुस्लिम किसानों को उन्होंने प्रभावित किया और नए धार्मिक विचार प्रतिपादित किए जो कुरान पर आधारित थे। शरीयत उल्लाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दादू मियाँ ने फैराजी आंदोलन को और अधिक विस्तार किया। अपने उद्देश्यों में उन्हें मक्का की यात्रा पर बल दिया। उनके अनुसार जमींदार मुस्लिम किसानों में अनुचित करों की मांग कर रहे थे और सरकार को इस स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए था। दादू मियाँ के विचारों से जो किसान थे वो प्रभावित हुए और उनके क्या किए? अनुभवी उनके अनुयायी बन गए। समय के साथ इनका संगठन और आत्मविश्वास इतना अधिक बढ़ गया कि उन्होंने जमींदारों को अधिक कर देने से इनकार कर दिया। इस विद्रोह की शुरुआत 7 अप्रैल 1839 को हुई। 7-8 हज़ार के बीच एकीकृत हाजियों ने दादू मियाँ को अपना नेता स्वीकार किया और स्थानीय पुलिस थाने पर हमला करते हुए प्रशासन को अस्त व्यस्त कर दिया। उनकी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए नील की खेती करने वाले जमींदारों और नील फैक्ट्री के मालिक ने पुलिस का सहारा लिया और दादू मियाँ के गांव को लूट लिया। इसके प्रतिरोध में उन्होंने नील फैक्ट्री पर हमला करके उसके गुमास्ते की हत्या कर दी और जमींदार को लूट लिया। इस जुर्म के आधार पर दादू मियाँ को बंदी बनाया और उसे सजा दी गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो फैराजी विद्रोह था इसके अंदर भी वही सरकार ने भी जो विद्रोह को दबाने के लिए हिंसात्मक कार्यों का सहारा लिया और उन्होंने बंदी बनाया और उनको सजा दी गई। तो इन जो मैंने अभी आपको बताए जितने भी जो विद्रोह हुए इन सब से स्पष्ट होता है कि किसानों में जो जिस प्रकार जो विद्रोह पनप रहा था वो सब भूमि कर की नीतियों के कारण पनप रहा था, क्योंकि हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया था और इसके अलावा
जो भारत के उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे, भारत को एक उपनिवेश बना दिया गया था जो सिर्फ ब्रिटेन के उद्योगों के लिए ही वस्तुओं को पैदा करेगा। इन सब से जो किसानों की स्थिति थी वो दयनीय होती जा रही थी और अंग्रेज़ सरकार का इन किसानों की स्थिति को सही करने की तरफ कोई ध्यान नहीं था। उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो काम था वो था जो वसूल करना भूमि लगान को, और इसके लिए उसने जो रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था उसमें जो भूमि कर की लगान दर थी वो बहुत अधिक मात्रा में थी। इसके अलावा जमींदारों को, बीच बचौलियों को बहुत अधिक मात्रा में अधिकार मिल गए थे और जो किसान भूमि कर चुका नहीं पाते थे उनको भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। और आपको पता है कि किसानों की आय का प्रमुख स्रोत तो खेती होता है, इसलिए जब वो भुखमरी से ग्रस्त हुए, जब अकाल पड़े और अकाल की स्थिति बहुत ही भयावह हो गई और वहाँ भुखमरी फैली, तो उन्होंने भारतीय जो किसान थे उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किया और ये विरोध जो आपका अनेक स्थानों पर अनेक नेतृत्वकर्ताओं ने भी किया। हमने कई जगह देखा कि किसानों के अलावा जमींदारों ने भी विद्रोह किए, क्योंकि जो जमींदार थे वो भी अपने हकों के लिए लड़ रहे थे। कई व्यवस्था के अंदर उनके हकों को मार दिया गया और उसके अलावा जो कलेक्टर थे या जो अंग्रेज बिचौलिए थे उनका ज़्यादा समर्थन प्राप्त हुआ। इस कारण उन्होंने भी विद्रोह में साथ दिया। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।